हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 7 रात का मेहमान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश अनेकों वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और उनका अत्याचार हमारे देशवासियों पर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में अपने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता संग्राम हुए हमारे देश में और आज़ादी की इस लड़ाई में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मंगल पांडे आदि अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को होम कर दिया था इस लड़ाई में। आज़ाद भारत के सपने को सच करने के लिए अपना सर्वस्व राष्ट्र की बलिवेदी पर होम कर दिया था। ऐसे ही अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं, जिनकी हर सांस में देश और देशवासियों के प्रति प्रेम और उत्सर्ग की भावना कूट कूट कर भरी थी। इस कहानी में भी आज़ाद जी के व्यक्तित्व के दो पहलू दिखाई देते हैं। एक ओर तो वे साहसी देश प्रेमी हैं और दूसरी तरफ उनके हृदय में अपने देशवासियों के प्रति सहिष्णुता, मानवता और सहायता की भावना भी कूट कूट कर भरी है। जहाँ एक ओर वे ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हैं, उससे लोहा लेते हैं तथा उसी शासन में उनके नाक के नीचे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, वहीं दूसरी ओर कल्पना जैसी प्रतिभाशाली छात्रा के संघर्ष और विपन्नता को समझते हुए नोटों से भरा ब्रीफकेस उसे थमाकर अंधेरे में गुम हो जाते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों कि क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भाभरा नामक गांव में हुआ था और उनके पिताजी एक बहुत साधारण सा काम करते थे और चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा भी भाभरा नामक गांव में ही हुई थी और आगे की शिक्षा के लिए वे बनारस चले गए थे और वहां वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। एक बार किसी सत्याग्रह में वे पकड़ लिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ के जज ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो चंद्रशेखर जी बोले कि मेरा नाम आज़ाद है। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो उत्तर में आज़ाद जी बोले कि मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्र है। जज ने पूछा तुम्हारा निवास कहाँ है? तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि मेरा निवास स्थल जेल खाना है। तब न्यायाधीश महोदय इन उत्तर को सुनकर क्रोधित हो गए थे और उन्होंने आज़ाद जी को 15 बेत मारने की सजा दी। चंद्रशेखर जी को जब भी बेत पड़ती थी तो वे भारत माता की जय के नारे लगाते थे। तो इससे प्रकट होता है कि उनके हृदय में देश प्रेम की भावना कितनी ज़्यादा और उत्कट थी। वे तभी से क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए और अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। चंद्रशेखर जी आज़ाद जीना चाहते थे और आज़ाद ही मरना चाहते थे। तो जब वे अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज सैनिकों द्वारा घेर लिए गए, तब वे अपनी ही पिस्तौल की एक गोली से अपनी कनपटी पर गोली मारकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। अल्फ्रेड पार्क में उनकी समाधि बनी है और वो पार्क अब आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। इस कहानी में आज़ाद जी के व्यक्तित्व को अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया। शांति आंदोलन चलाया जा रहा था हमारे देश में। अंग्रेजों को हटाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे।
तो अंग्रेज़ों के अत्याचारों से क्रांतिकारियों का जो क्रोध है वो भड़क उठा और उन्होंने अपने क्रांतिकारी संगठन को तेज करने के लिए 9 अगस्त 1925 की रात में काकोरी में अंग्रेजी खजाना लूटने का कार्य कर डाला। पहला बम धमाका हुआ 9 अगस्त की रात को। उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। चंद्रशेखर आज़ाद की जो टीम थी उन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों का सरकारी खजाना लूट लिया, जो कि 8 डाउन ट्रेन से जा रहा था। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिए गए। गिरफ्तारियां हुई। अब अंग्रेज़ों द्वारा क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी किया गया। तिल का ताड़ बनाया गया। बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए तो कईयों को आजन्म काला पानी। कई क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और कईयों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया। एक के बाद दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नज़रों का शिकार होता ही गया। अब अंग्रेज़ों की नज़र और भी तेज हो गई। वे क्रांतिकारियों पर नज़र रखने लगे और अंग्रेज़ों का जो गुप्तचर विभाग था वे ताड़ने लगे कि क्रांतिकारी अब क्या कार्य करने वाले हैं। ऐसे में कई क्रांतिकारी ब्रिटिश सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाते थे और गिरफ्तार हो जाते थे या मार दिए जाते थे। किंतु उनके सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता से डटकर लोहा ले रहे थे। अब चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वे फरार हो गए थे और इस स्थिति में भी वे अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है, फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह। फरवरी माह का समय है, जाड़ा अपने अंतिम जोश में था। बारिश तेज थी। उस रात को बारिश हो रही थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले ही थे। अब पुलिस वालों को पता था कि क्रांतिकारी किसी न किसी कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो स्टेशन पर, चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक पुलिस वाले ही नज़र आ रहे थे। लेकिन 4-6 वर्दीधारी ही दिखाई दे रहे थे, बाकी सब सादे लिबास में थे। ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। अब वहाँ पर पुलिस वालों की चौकसी चल रही थी। रेलवे स्टेशन में कुछ पुलिस वाले वर्दी में दिखाई दे रहे थे और कुछ सादे लिबास में, सिविल ड्रेस में। मुखबिर ने सूचना दी थी कि आज़ाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। मुखबिर वे हैं जो गुप्त बातों की जानकारी पहुंचा देते हैं हेड तक। तो मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि आज़ाद जो है वे बनारस जाने वाले हैं इसी एक्सप्रेस से। तब पुलिस वाले वहां पर आए थे प्लेटफॉर्म में आज़ाद को गिरफ्तार करने के लिए। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक एक डिब्बा छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का पता न चला। चंद्रशेखर आज़ाद जी वहां से जा चुके थे। पुलिस वाले उनकी खोजबीन में लगे थे, हर डिब्बे को जांच रहे थे, देख रहे थे। गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए हैं। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया, जो देहरादून से बनारस तक का था। अब गाड़ी की चेकिंग हुई, लेकिन आज़ाद जी का पता चला नहीं। उसी समय एक गुप्तचर आता है और वह पुलिस अफसर को बताता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी तो जा चुके हैं और एक साहब के वेश में जा चुके हैं।
इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया एक टिकट दिखाया। प्रथम श्रेणी के डिब्बे का था टिकट, और जो देहरादून से बनारस तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच में उतर पड़े थे। अपना स्टेशन आने से पहले ही आज़ाद उतर कर चले गए थे। टिकट के पीछे लिखा था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है, आज़ाद। चंद्रशेखर जी ने यह मैसेज अंग्रेज अफसर तक पहुंचा दिया कि मुझे जीवित पकड़ना नामुमकिन है। अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं। फौरन सबको इकट्ठा करके आज़ाद का पीछा करने की ठानी। हाथ में अटैची लिए आज़ाद खरामा खरामा चलकर लाटूस रोड पर आए। खरामा खरामा अर्थात धीरे धीरे। अब आज़ाद जी स्टेशन से निकलकर अटैची थामे धीरे धीरे चल के आ रहे थे लाटूस रोड पर। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के बहुत से जवान दौड़ते हुए उसी ओर आ रहे थे। अचानक चंद्रशेखर जी को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वे पीछे मुड़कर उनके द्वारा देखने पर पता चला कि पुलिस वाले उन्हीं के पीछे लगे हैं। पुलिस के जवान उसको पकड़ने के लिए दौड़ के आ रहे हैं उसकी ओर। बांस मंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े, चलने की रफ्तार और तेज कर दी। फिर वीवेट रोड पर आते आते एक सकरी गली में मुड़े। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उनके हाथ की थपकियां दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। अब थोड़ा आगे जाने पर छुपने के उद्देश्य से वे एक मकान के दरवाजे पर हाथ से थपथपाने लगे, आवाज़ देने लगे। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन है? अब उस घर में रहने वाली एक बुढ़िया दरवाज़ा खोलते हुए पूछने लगी कि कौन है जो दरवाजे पर है? बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहता हूँ। तो बाहर से आवाज़ आई कि मैं बहुत भीग चुका हूँ और तेज़ बारिश हो रही है, बारिश थमने तक मुझे अपने घर में शरण दे दीजिए। टिमटिमाते दिए की रोशनी आज़ाद के चेहरे पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा कहकर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। जो बुढ़िया दरवाज़ा खोल के देख रही थी कि बाहर कौन है, उन्होंने दिया पकड़ा हुआ था हाथ में। उस दिए की रोशनी में आज़ाद जी का चेहरा दिखाई पड़ा। तो बुढ़िया ने कहा कि अंदर आ जाओ बेटा। मकान में दाखिल होते ही आज़ाद ने झट कुंडी बंद कर दी। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवट पर रख दिया। अब आज़ाद जी को अंदर बुलाकर बुढ़िया ने दिया वहाँ पर रख दिया और कमरे में चली गई। वहाँ से धोती निकाल कर लाई, जो किसी स्त्री के पहनने की धोती थी। उसे देखकर आज़ाद जी को हंसी आ गई। बिटिया की है, घर में कोई मर्द तो है नहीं, बुढ़िया ने कहा। अब बुढ़िया को समझ में आ गया था कि आज़ाद जी क्यों हंस रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये मेरी बेटी की धोती है और घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए और कोई धोती नहीं है। आज़ाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने बड़े स्नेह से पूछा। अब आज़ाद जी तौलिया लेकर अपना सर पोंछकर चुपचाप बैठ गए। तब बुढ़िया ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है, आज़ाद जी बोले। तो बुढ़िया के इस प्रश्न पर कि नाम तुम्हारा क्या है, आज़ाद जी बोल दिए कि मैंने कभी झूठ बोला नहीं है और सच बोलने की इच्छा अभी नहीं है। क्यों, सच बोलने में डर लगता है क्या? जो भी हो सच कहो। बुढ़िया ने कहा कि सच बोलने में कैसा डर, क्यों डर रहे हो? सच कहो, तुम कौन हो? चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद जी ने कहा। जो फरार है वही आज़ाद, जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 15,000 रुपयों का इनाम घोषित किया है। बुढ़िया चौंकी। बुढ़िया ने चौंक कर पूछा कि तुम वही चंद्रशेखर आज़ाद हो? आज़ाद जी ने अपना नाम बताया, चंद्रशेखर आज़ाद। बुढ़िया चौंक पड़ी सुनकर। उसने कहा, क्या तुम वही आज़ाद हो जिसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सरकार ने 15,000 रुपयों का इनाम घोषित किया है? तो जी वही हूँ, आज़ाद जी ने जवाब दिया। तुम्हारा अपराध क्या है? बुढ़िया ने पूछा। देशभक्ति,
आज़ाद जी ने जवाब दिया कि देशभक्ति, मैं देशभक्त हूँ। मैं किसी भारतीय को रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। तो आज़ाद जी ने बताया कि देशभक्ति मेरा अपराध है और इसी के लिए अंग्रेज मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे पकड़कर जेल में बंद करना चाहते हैं। पर मैं किसी भारतीय को, अपने देशवासी को रोटी कपड़ा और मकान के लिए इधर उधर भटकते नहीं देख सकता। अब अंग्रेजों का शासन मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने, बस यही अपराध है मेरा, आज़ाद आवेश में कहते गए। अब आज़ाद जी जोश में बताते गए कि मैंने भारत माँ को स्वतंत्र कराने का बेड़ा लिया है, स्वतंत्र कराने का बीड़ा मैंने अपने सर पर लिया है और मैं उन्हें आज़ाद कराऊंगा ही, ऐसा आज़ाद जी कहने लगे। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद जी बोलने लगे। धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख ने ऐसा लाल जन्मा, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। तो बुढ़िया ने कहा कि धन्य है तुम्हारा संकल्प, तुमने जो प्रतिज्ञा की है देश को आज़ाद कराने की, वह प्रतिज्ञा महान है और वह माँ भी महान है जिसकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ। और तुम जैसे महान व्यक्ति के दर्शन पाकर मैं भी धन्य हो गई। आज़ाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने उस बुढ़िया को देखा। उसकी आयु 50 से ऊपर होगी। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी निर्धन महिला है। अब जब आज़ाद ने गौर से देखा बुढ़िया को, तो उसे पता चला कि उस बुढ़िया की आयु लगभग 50 से ऊपर ही होगी और उसके मुख में एक तेज है, उसकी आंखों में निर्दोषिता झलक रही है और वह किसी प्रतिष्ठित परिवार की महिला लगती है, पढ़ी लिखी महिला है पर निर्धन है। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा उठा। अब बुढ़िया अचानक खांसने लगी। ऊपर कमरे में से निकलकर कोई तेजी से जीने की ओर लपका, तो ऊपर कमरे से किसी के आने की आहट सुनाई दी जो तेजी से सीढ़ी की ओर आ रही थी। आज़ाद वहीं कोने में छिप गए। चंद्रशेखर जी को पता चला कि कोई आ रहा है ऊपर से, ऊपर के कमरे से कोई नीचे आ रहा है, तो वे कोने में छिप गए। वह बुढ़िया की इकलौती बेटी कल्पना थी। ऊपर से जो आ रही थी कमरे से, वह लड़की कल्पना थी जो बुढ़िया की बेटी थी। ऊपर कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। माँ को उठा दौरा सुनकर तुरंत भागी भागी नीचे आई और उनकी पीठ सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को दिया। स्वस्थ होकर बुढ़िया भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। लड़की सहम गई, पूछा, क्या है माँ, किसे देख रही हो? कल्पना को पता नहीं था कि कोई उसके घर में आया है। वह अपनी माँ को पानी पिलाने लगी। अब बुढ़िया की खांसी ठीक हो गई तो वह इधर उधर देखने लगी कि वे जो आए थे मेहमान आज़ाद जी, वो कहाँ चले गए। लड़की भी थोड़ी सी डर गई, पूछी कि कौन आया, आप किसे देख रही हो? वह कहाँ गया जो अभी मुझसे बातें कर रहा था? बुढ़िया ने पूछा कि वह कहाँ है, कहाँ चला गया जो अभी अभी मुझसे बातें कर रहा था? कल्पना ने आज़ाद की ओर देखा और माँ से पूछा, ये कौन है माँ? तभी कल्पना की नज़र आज़ाद पर पड़ी और उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ये कौन है? रात का मेहमान, बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है। तो बुढ़िया ने बताया कि ये रात के मेहमान हैं, अभी हमारे यहाँ ठहरेंगे क्योंकि बारिश बाहर तेज हो रही है, वे इस ऐसी स्थिति में बाहर नहीं जा सकते, तो बारिश के कारण ये आज रात हमारे यहाँ ठहरेंगे। ये बड़े ही योग्य और समझदार व्यक्ति हैं। योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ, आज़ाद ने सहज भाव से कहा। आज़ाद जी को भूख भी लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं भूखा भी हूँ। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, बुढ़िया ने कहा। अब बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा कि इन्हें कुछ खिलाओ, इनको भूख लगी है, अब मेहमान को खिलाना ही चाहिए।
मेहमान की सेवा करना हमारा धर्म है। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही बूरा लेकर कल्पना आई और उसे वहीं तिपाई पर रख दिया। अब कल्पना एक थाली में पराठा, दही और शक्कर का बूरा लेकर आ गई और उसे जो वहाँ चौकी रखी थी, तिपाई रखी थी, उसके ऊपर रख दिया। हाथ धोकर आज़ाद खाने बैठे तो एक एक पराठे के दो दो कौर बनाकर खाने लगे। कल्पना को हंसी आ गई। अब आज़ाद जी को तेज भूख लगी थी तो वे फटाफट पराठे को खाने लग गए। उनके जल्दी जल्दी पराठा खाने की क्रिया को देखकर कल्पना को हंसी आ गई। भूख में ऐसा ही होता है, तुम कभी भूखी रही हो? आज़ाद ने पूछा। अब आज़ाद जी ने कल्पना से पूछा कि ज़्यादा भूख होने के कारण मैं जो है जल्दी जल्दी खा रहा हूँ पराठे को, क्या तुम कभी भूखी रही हो? तो हमारे लिए भूखे रहना कोई नई बात नहीं है, वैसे आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं। तब कल्पना ने उत्तर दिया कि हम अधिकतर भूखे ही रहते हैं और आधे पेट ही खाना मिल पाता है अधिकतर। फिर भी रात 12-12 बजे तक पढ़ना। तो आज़ाद जी ने कहा कि तुम ऐसी स्थिति में भी रात के 12-12 बजे तक पढ़ती रहती हो, क्यों? तो कल्पना ने उत्तर दिया कि परीक्षा निकट है। किस कक्षा में पढ़ती हो? आज़ाद ने पूछा। एमए द्वितीय वर्ष में। कल्पना ने उत्तर दिया कि मैं एमए द्वितीय वर्ष में पढ़ रही हूँ। विषय क्या है तुम्हारा? कल्पना ने बताया संस्कृत है। शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा। और ऐसा इसलिए कहा कि उस समय हमारा देश गुलाम था और संस्कृत पढ़ना अर्थात देशभक्ति, एक प्रकार की अपनी मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति प्रेम को दर्शाता है। और जो देशभक्त थे उन्हें उस समय भरपेट भोजन कहाँ नसीब होता था। तो वे कहने लगे कि गुलाम देश में देव भाषा अर्थात अपनी भाषा का सम्मान वह भी आधे पेट रहकर कर रही हो। खाना खाने के बाद आज़ाद ने 2 लोटा ठंडा जल पिया। कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। अब कल्पना उनको खाना खिलाने के बाद ऊपर पढ़ने चली गई थी। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपये मासिक की ट्यूशन करती है, उसी में किसी तरह गुजर बसर हो जाती है। उसकी शादी भी करनी है। लड़का तो है नज़र में, लेकिन पैसे की समस्या मुँह बाएं खड़ी है। अब कल्पना के जाने के बाद बुढ़िया ने बताया कि कल्पना ट्यूशन करती है जिसमें 20 रुपये मिलते हैं और उसी से उनका घर चलता है। कल्पना का विवाह भी करना है। लड़का तो है लेकिन पैसे नहीं है। अब बिना पैसे की शादी कैसे हो सकती है? वातावरण में कुछ उदासी सी छा गई। तभी जीपीओ की घड़ी ने टन टन करके रात के 2 बजाए। आज़ाद ने जाना चाहा। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा। अब रात के 2 बज चुके थे। आज़ाद जी जो है जाने की इजाज़त मांगने लगे। तो बुढ़िया ने कहा कि कभी कभी मिलने के लिए आना। आज़ाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को बुलाने के लिए कहा। अब आज़ाद जी ने कल्पना को बुलाने के लिए कहा। वह अभी तक पढ़ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर वह तुरंत नीचे आई और बोली, बाण भट्ट की कादम्बरी पढ़ रही थी, बड़ी कठिन रचना है। कल्पना ने बताया कि वह बाण भट्ट की लिखी हुई कादम्बरी की रचना पढ़ रही थी और वह बड़ी कठिन है। तो आज़ाद जी ने कहा कि संसार में कोई काम कठिन नहीं, मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। आज़ाद ने कहा। आज़ाद ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी में पास हो जाओ। तो आप सबके आशीर्वाद से प्रथम तो सदा आई हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ। कल्पना ने कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से मैं हमेशा प्रथम आती रही हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ। अच्छा, तो ये लो अपने प्रथम आने का इनाम, कहकर आज़ाद ने ब्रीफ केस कल्पना के हाथ में थमा दिया और वे बुढ़िया को प्रणाम कर तुरंत वहाँ से चल दिए। अब जो ब्रीफ केस हाथ में था आज़ाद के हाथ में, उन्होंने कल्पना को देते हुए कहा कि ये तुम्हारे प्रथम आने का इनाम है। और ऐसा कहकर वे बुढ़िया को प्रणाम कर वहाँ से चले गए। कल्पना ने ब्रीफ केस खोला। उसमें भरे थे सैकड़ों रुपए के नोट। शायद कल्पना के विवाह के लिए था।
कल्पना ने जब ब्रीफकेस खोलकर देखा तो क्या था उसमें कि सैकड़ों रुपए के नोट भरे हुए थे। तो वो नोट उनके विवाह में काम आने वाला था। रुपये लेकर वृद्धा दरवाजे की ओर झपटी। आजाद जा चुके थे। बारिश ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया था। अब वृद्धा जो है आजाद को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर झट से निकली, लेकिन आजाद जा चुके थे और बारिश और भी तेज हो चुकी थी। अंधेरे में ताकती वृद्धा न जाने क्या सोच रही थी। अब वह बुढ़िया सोच में पड़ गई थी कि ये कैसे महान इंसान हैं जिन्होंने आड़े वक्त पे हमारा साथ दे दिया, सहायता की। खुद प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, लेकिन हमारी सहायता कर चले गए। तो इस घटना से पता चलता है कि आजाद जी के मन में दूसरों के प्रति कितनी सहिष्णुता और मानवता की भावना भरी हुई थी। वे एक उत्कट देश प्रेमी तो थे ही, एक महान इंसान थे। उनका दिल बहुत बड़ा था, उसमें उदारता थी। ये रुपये जो आजाद जी ने कल्पना को दिए थे, वे अपने संगठन के काम के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन कल्पना के संघर्ष और उनकी निर्धन स्थिति को देखकर उन्होंने उसकी सहायता के लिए वे रुपये उन्हें दे दिए। इससे चंद्रशेखर जी की महानता के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये पाठ आप सभी की समझ में आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ के प्रश्नोत्तर जान सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।